इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल जी। शुरुआत बिहार से करते हैं सर। बिहार में प्रचंड जीत हुई, लेकिन देखा जाए तो बिहार चुनाव तक एसआईआर का मसला बहुत हावी रहा। विपक्षी दल लगातार एसआईआर का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन नतीजों ने बता दिया कि क्या कुछ असर पड़ा है। अब देखा जाए अगली बारी पश्चिम बंगाल की है और वहां पर भी एसआईआर का मसला उठ रहा है। कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि विपक्ष ने पूरा बिहार का चुनाव एसआईआर के मुद्दे पे ही लड़ा। चुनाव के पहले राहुल गांधी और तेजस्वी के लगातार 90 दिन तक की यात्रा चलती रही और उनके पास केवल एक ही मुद्दा था कि वो लगातार चुनाव आयोग पे या रोहिंग्या बांग्लादेशी जैसे लोगों के वोटर की लड़ाई। तो आखिर उस मुद्दे पे अगर उन्होंने चुनाव लड़ा और जो नतीजा देश के सामने बिहार की जनता ने दिया, जिस तरह से रिकॉर्ड मत की वोटिंग हुई है, तो एसआईआर मुद्दे को तो खारिज कर दिया बिहार की जनता ने। अब अगर उसी फिर एसआईआर के मुद्दे को बंगाल में भी अगर कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस, ममता हो, अगर उसी को इशू बनाएंगे तो मुझे विश्वास है कि जो बिहार में हुआ है वही बंगाल में भी होगा। क्योंकि देखा जाए तो ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं। कई टीएमसी के नेता हैं जो लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में बंद होना चाहिए। क्यों? एसआईआर है क्या? आखिर चुनाव आयोग आज पूरे देश में एक एसआईआर कर रही, यूपी में चल रहा है। 4 दिसंबर तक एक एक घर चुनाव आयोग के द्वारा गणना पत्र दिया जा रहा है। उसमें आपको भरना है और हस्ताक्षर करके आपको 4 दिसंबर तक देना है, तभी आप मतदाता बनेंगे। तो जो भी भारतीय है, किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, अगर वो उस गणना फॉर्म को भरता है तो वो मतदाता हो जाएगा और एक जगह से होगा। बोगस जो मतदाता हैं, अवैध रूप से जो मतदाता हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, तो वो अगर एसआईआर से प्रभावित हो रहे तो प्रभावित होना ही चाहिए, क्योंकि कोई विदेशी या कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या इस देश का वोटर नहीं हो सकता। वोटर नहीं हो सकता, उसे डिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि एसआईआर का जो मतलब प्रक्रिया चल रही, वो चुनाव आयोग तो एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। चुनाव आयोग भविष्य में जिस तरह से एसआईआर करके एक निष्पक्ष चुनाव करा रहा, उसी का परिणाम है कि बिहार में अभी तक आज़ादी के बाद इतनी 65.5% वोटिंग हो, 8% महिलाओं की वोटिंग बढ़ जाए। तो इससे तो लगता है कि ये जो एसआईआर का कदम है उसको जनता ने न केवल स्वीकार किया बल्कि उसका स्वागत भी किया। क्योंकि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो कई वर्षों पहले पश्चिम बंगाल में आकर बस गए थे। उनको बॉर्डर पर देखा गया है कि वो अब जाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से, क्योंकि उनको लगता है कि वो अब पश्चिम बंगाल में नहीं रह सकते। क्या आपको लगता है कि चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी को डर है, इसलिए वो लगातार विरोध कर रही हैं? नहीं, विपक्ष लड़ाई इस बात की कर रहा था क्योंकि बड़ी संख्या में बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, लोग आ गए हैं। और यहाँ तक नहीं कि केवल अवैध रूप से आ गए, यहाँ उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, मतदाता सूची में नाम डलवा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया। तो जो भारत के नागरिक होने के नाते जो भारत के नागरिकों का अधिकार है, फ्री राशन का या और सुविधाओं का, वो अधिकार आज वो बांग्लादेशी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो अगर चुनाव आयोग एसआईआर ला करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके बाहर कर रही है, तो निश्चित तौर से विपक्ष को, अगर निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, भारतीय मतदाताओं से चुनाव चाहते हैं, तो इस कदम का स्वागत करना चाहिए। और बिहार के परिणाम के बाद तो मुझे लगता है अब तो उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। लेकिन अगर बंगाल में भी वही ममता और कांग्रेस इशू बनाना चाहती है, यूपी में बनाना चाहती है, तो बनाए। मुझे लगता है बिहार के ही परिणाम की पुनरावृत्ति बंगाल में भी होगी। तब तृणमूल कांग्रेस को समझ में आ जाएगा, या तब अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को समझ में आ जाएगा। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी एसआईआर के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी रैली करने वाली है। आपको लगता है कि इसका असर जनता में पड़ेगा?
अगर जनता में, बिहार की जनता जागरूक है, अगर बिहार में पूरे विपक्ष का 90 दिन तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों युवा यात्रा कर रहे थे और पूरे बिहार में उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट गांव-गांव यात्रा लेके निकले, तो लोगों को कंसर्न ही नहीं था। और चुनाव में इन्होंने इतनी प्रमुखता से जिसको मुद्दा बनाया, उसको बिहार की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। तो इससे साफ है कि इसके बाद भी अगर रैली करना चाहते हैं तो करें, लेकिन वो जनता का मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा केवल बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को, विदेशियों को बचाने का है। अंतिम सवाल, जिस तरीके से सरकार ने 4 नए कानून लागू किए हैं लेबर को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? तो ऐतिहासिक कदम है। जो 29 कानून पूरे देश में थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पहली बार उनकी पहल पे 29 कानूनों को खत्म करके 4 कानून को कोडिफाइड किया गया है और आज वो उसको लागू कर दिया गया है। तो अब इससे श्रमिकों को न केवल सम्मान बढ़ा है, बल्कि देश के 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, न्यूनतम वेतन की गारंटी, उनके हेल्थ चेकअप की गारंटी, उनके इंटरनेशनल लेबर लॉज के तरह से, जिस तरह से वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को जो सोशल सिक्योरिटी है, वो भारत के भी श्रमिकों को भी सोशल सिक्योरिटी लागू होने जा रही है। जो आज जोखिम भरे उद्यम में, जैसे माइंस में यहाँ पे काम करते हैं, गोदी में करते हैं, ऐसे लोगों का 100% उनका हेल्थ चेकअप होगा, सोशल सिक्योरिटी होगी। हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी होगी। अगर वो ओवर टाइम करेंगे तो वेतन का डबल होगा। महिलाओं को भी समान वेतन और वेतन की गारंटी होगी। 40 साल के ऊपर के श्रमिकों को, उनको साल में मेडिकल हेल्थ चेकअप फ्री होगा और प्लस सोशल सिक्योरिटी होगी। अगर कोई तो फिक्स एम्प्लॉई है तो 1 साल के बाद उसको ग्रेच्युटी की गारंटी होगी। तो मुझे लगता है कि जो विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, इन श्रमिकों को जिस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है, वो इस भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। भारत की जीडीपी हो, भारत का ग्रोथ रेट हो, आने वाले दिनों में उस संकल्प को पूरा करेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।